जाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो उसका भी बायलैटरल एम्पुटेशन हुआ था उस लेडी का, तो वो शॉक्ड हो गई एकदम से कि ये कैसे हो सकता है कि वो अपना शूलेस खुद से बांध ले रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो है फिटनेस लेवल जो है या फ्लेक्सिबिलिटी जो है बॉडी की, वो हमेशा मेंटेन करना होता है। स्पेशली जब आपका लेग एम्प्यूट होता है तो जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो उसमें हमेशा कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने का चांस रहता है। मतलब आप बहुत दिन बिस्तर में रहते हैं तो वो जॉइंट जो है मूवमेंट नहीं होता, या फिर वो बहुत पतला हो जाता है, या कई बार स्वेलिंग्स भी रहती है उसमें, और वो यूज नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं जॉइंट्स में कॉन्ट्रैक्चर आता है। तो इसे ठीक करने के लिए आपको जो है मोबिलिटी एक्सरसाइजेस की बहुत जरूरत पड़ती है। तो मैंने उसको कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेस बताएं जो काफी उनको हेल्पफुल करेगा। स्पेशली जब मैं माउंटेनियरिंग करने का सोचा तो और भी चैलेंजेस थे। मतलब पहला चैलेंज तो ये है कि वॉल्यूम फ्लक्चुएशन होता है आपका। जैसे आज सुबह मेरा लेग का जो वॉल्यूम है, जो स्टम है, रेसिडुअल लिम्ब है जिसमें ये बना हुआ है, उसका वॉल्यूम थ्रू आउट डे चेंज होता है, मंथ में चेंज होता है और सीजन के हिसाब से भी चेंज होता है। जैसे अगर समर ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, पसीने ज्यादा आएंगे और आप जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ही उस पर लोड आएगा और एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उसमें वॉल्यूम फ्लक्चुएशन हो, मसल्स ब्रेक डाउन होंगे थोड़े से। तो उसके कारण क्या होता है, जैसे मैं चल रहा हूं तो चलूंगा तो ये रहेगा कि उसमें पिस्टनिंग होगी थोड़ी। मतलब चूंकि जो आर्टिफिशियल लेग का जो मोल्ड है वो डिजाइन है, वो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए डिजाइन है, पर थ्रू आउट द डे आपका अगर वॉल्यूम फ्लक्चुएशन होगा तो वो चेंज होगा। तो उसके लिए कुछ उपाय है जो मैं अपने जेब में लेकर घूमता हूं। एक एक्स्ट्रा सॉक्स, जो पतला सॉक्स रहता है, दूसरा एक उससे ऊपर का सॉक्स, जैसे 3 mm का सॉक्स है, 5 mm का सॉक्स है, और एक नियोस्प्रिन का पाउडर, और शाम को हमेशा एक नारियल तेल। तो ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। मतलब एम्पुटेशन के बाद मुझे लगता है पोस्ट एक्सीडेंट अगर किसी चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, वो लोग को नॉलेज नहीं है। तो ये बहुत इसेंशियल चीज है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपका लेग, अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप कहीं पे रुक नहीं सकते। तो कई बार ऐसे होता है कि जब आप चल रहे हैं और ज्यादा चल लिए, किसी दिन ज्यादा वर्कआउट हो गया आपका, तो प्रोबेबिलिटी है कि कहीं पे ब्लिस्टर्स आ जाए, कहीं पे ब्रेक डाउन हो जाए स्किन और लेग आपका इंजर्ड हो जाए। तो फिर से आप हफ्ता भर वेट नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि उस आर्टिफिशियल लेग को पहने पहने आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसका एक तरीका है। मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो नहीं जानते वो उसमें एक बढ़िया सा कोई लोशन लगा लेंगे और उसमें लेग में डाल देंगे और उसके बाद जो आर्टिफिशियल लेग है उसको पहनते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जो लेग इंजर्ड था वो और ज्यादा उस एरिया में प्रेशर बढ़ने के कारण डैमेज होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैंने एक जुगाड़ किया। जुगाड़ ये था कि जिस एरिया में आपकी इंजरी है उसमें आप एक पाउडर जो है, नियोस्प्रिन पाउडर आती है, वो आप डाल दो और उसके आसपास आप थोड़ा कॉटन लगा लो जिसपे एक्सेस प्रेशर डेवलप ना हो। तो जो आसपास का एरिया जिसमें आपका घाव नहीं है वो एक ब्रिज का काम करता है, और जो नियोस्प्रिन पाउडर या जो भी आप लगाते हैं उसमें अप्लाई करते हैं वो उसको ठीक करने का काम करता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसका नॉलेज लोगों को नहीं है। इवन आर्टिफिशियल लेग जो है बहुत सारे टाइप के आते हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि एक 40 साल का कोई व्यक्ति है, उसको बोल देते हैं कि आप सीधा ब्लेड रनिंग प्रोसेस लो, लोग तो दौड़ लेते हैं करके। बट ये सही सजेशन नहीं है। सही सजेशन ये है कि व्यक्ति का उम्र क्या है, वो कौन सी जगह काम करता है, वहां पे काम में उसे कितना मेहनत लगता है, थ्रू आउट द उसकी क्या क्या एक्टिविटी है, उसे स्पोर्ट्स में नीड है, क्या वो डायबिटिक है नहीं है, उस सब चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है और उसको बार बार अगर घाव होने लग गया, अगर मैं किसी डायबिटिक व्यक्ति को बहुत बेसिक लेग दे दूं या ऐसा कोई लाइनर सॉक्स दूं जो लेग को प्रोटेक्ट ही ना कर पाए स्किन को, तो बार बार अगर घाव डेवलप होगा तो वो शुगर वाले व्यक्ति के लिए या डायबिटिक व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। सो इसके लिए अलग अलग वो हैं गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से हम गाइड करते हैं। तो हम किसी को ये रिकमेंड नहीं कर सकते कि आप ब्लेड रनिंग लेग्स आता है उसमें दौड़ो। तो जो मैं अभी आर्टिफिशियल लेग पहना हूं उसमें मैं माउंटेनियरिंग भी करता हूं। तो उसके लिए चाहिए कि वो पहला चीज लाइट वेट फुट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब चलते हैं तो आपको हर स्टेप में आपको एक एनर्जी कंज्यूम करना होता है। जब आप नॉर्मल चलते हैं, सामान्य व्यक्ति जब चलता है तो उसमें यह होता है कि क्योंकि उसे एनर्जी रिटर्न खुद से मिलता है, या उसके पूरा जो ब्रेन से सिग्नल आके वो मसल्स को, जैसे मेरा हाथ हिल रहा है वो ब्रेन के सिग्नल से हिल रहा है वो, या ब्रेन के पावर से या पूरे मसल्स पावर से वो हिल रहा है,
और जब आर्टिफिशियल लेग आता है तो एक जॉइंट टाइप का डेवलप हो जाता है या फिर एक स्पेस डेवलप हो जाता है जिसमें एनर्जी लॉस होता है। तो और जो वो वेट है वो और ज्यादा फील होता है। इवन आप 50 ग्राम एक्स्ट्रा ट्रैकिंग शूज पहनते हैं तो वो 50 ग्राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने ईंट बांध दिया हो। तो बायलैटरल लेग जिसमें दोनों आर्टिफिशियल लेग है उसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उसका आर्टिफिशियल लेग का वजन होता है। आपको थ्रू आउट द डे वॉल्यूम फ्लक्चुएशन होगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है और कई बार ये चीजें खुद से समझ में नहीं आती है। जैसे मैं अभी अंडमान गया था तो मुझे 1 महीने जब पूरा मेरा खाने पीने और डाइट मेरा बदला हुआ था तो वॉल्यूम मेरा काफी ज्यादा बढ़ गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्यों कर रहा है लेग। फिर बाद में मुझे 4 दिन बाद पता चलता है कि वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया है तो मुझे इससे पतला सॉक्स पहनना चाहिए। तब तक मेरा लेग इंजर्ड हो चुका था। ये अडेप्टेबिलिटी धीरे से आती है। आपको अपने आर्टिफिशियल लेग के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, उसको समझना है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो आपका लाइफ पार्टनर है। तो ये चीजें बहुत धीरे से आती है अडेप्टेबिलिटी। आपने देखा होगा पैरालंपिक्स होते हैं तो कई बार ना जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और 40 साल 45 साल के व्यक्ति भी पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने एक एथलीट है इंग्लैंड का, यूके का, तो वो 40 इयर्स का है और उसके बायलैटरल एबोव नी एम्पुटेशन है, जिसमें इमेजिन किया जाता है कि बहुत मुश्किल है रन करना, पर वो 20 साल से भाग रहा है और एक वो यंग एथलीट को पछाड़ देता है। उसका एक रीजन है कि उसकी अडेप्टेबिलिटी बाकी जो नए जो व्यक्ति आ रहे हैं यंग जनरेशन से उनसे ज्यादा है उनकी अडेप्टेबिलिटी। तो इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एक टीम बनी मेरी व्हीलचेयर बास्केटबॉल की। जो एक टीम बनी उसका सबसे बड़ा कारण था इंक्लूजन। ये ऐसा है कि मुझे लगता है कि पूरे समाज में इंक्लूजन को बहुत जरूरी है बढ़ावा देना। और ये गेम ऐसा था कि मुझे लगा कि इसमें पूरे जो इसके रूल्स हैं वो सारे नॉर्मल बास्केटबॉल के और बल्कि इससे टफ है। तो एक टीम बनी और ये पार्ट था, उसका हिस्सा रहा। ये फर्स्ट ट्रैक था मेरा मनाली में। आई गेस मुझे लगता है ये पहला स्टेप था माउंटेनियरिंग के लिए, जिससे मैं जानता नहीं था कि आगे मुझे ये सब करना होगा। और ये सब कहानियां स्टार्ट हुई माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रूस, माउंट कोजिस्को और ये एवरेस्ट बेस कैंप। ये एक इंक्लूसिव टीम था जिसने पूरा एवरेस्ट बेस कैंप सबमिट किया था। एक बच्ची है जिसके एक पैर नहीं है, क्रचेस से उसने क्लाइम किया। एक ब्लाइंड लड़की है और एक अनवर है जिसके एक पैर नहीं है, इन्होंने सबमिट किया। तो एक पूरी इंक्लूसिव टीम थी जिसको हमने सबमिट कराया। ये पूरे 9 मेंबर्स की टीम थे जिसमें अलग अलग सेगमेंट डाइवर्स टीम थी जिसने ये क्लाइम किया। मिशन का मोटो था कैसे हम करके इंक्लूजन को प्रमोट करें। अब आप इमेजिन करेंगे इसमें एक ट्रांस वुमन है जिसने क्लाइम किया और उस ट्रांस वुमन के साथ वो 2 बच्चे रह रहे थे जो फीमेल थे, मतलब जो गर्ल्स थे वो। तो उनके मन में क्या विचार होगा एक ट्रांस वुमेन को लेके, कैसे बदलाव आया होगा, वो एक बड़ी बात है। और वो हम उस एक्सपीडिशन के बाद महसूस कर पा रहे थे। और बाकी मेंबर्स का जो थॉट जो है डिसेबिलिटी को लेके है वो हम महसूस कर पा रहे थे कि उनके थॉट प्रोसेस में क्या बदलाव हुआ। तो मेरा मोटो है मैं लाइफ को बिना रिग्रेट के जीना चाहता हूं और मैंने तीनों सेगमेंट जो है एडवेंचर के है, जो है लैंड, वाटर और एयर, मैंने तीनों कवर किया हुआ है। स्कूबा डाइविंग का मैंने आई एम सर्टिफाइड डाइवर और मैं 20 मीटर तक डाइव कर चुका हूं। ये रिसेंट अभी 1 महीना पहले की फोटोज है ये अंडमान की। जिसकी बात कर रहा था मैं जिंदगी बिना रिग्रेट के जीना चाहता हूं, यही मेरे लाइफ का मोटो है। और दूसरा जिससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं, जो सेंटेंस है आप पढ़ सकते हैं, द फॉल हर्ट लाइक हिल बट आई फाउंड ग्रेस इन द वाउंड्स एंड द वर्जन ऑफ मी नेवर आई नो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग मुझसे इतना प्यार करेंगे। मैं शायद माउंटेनियरिंग में जाऊंगा नहीं जाऊंगा और पता नहीं ये सब चीजें कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे मालूम है मैं तब भी अगर होता तो शायद एयरफोर्स ज्वाइन करता, जो छूट गया, एसएसबी देता, इंटरव्यू आगे कर लेता, जो भी करता अच्छे से करता। पर अभी जो मुझे मिला है वो मैं कभी नहीं जानता कि ये चीज करूंगा और मुझे बहुत अच्छा मिला है। और इसके पीछे रीजन है मेरी फैमिली और फ्रेंड्स। तो दोस्त अच्छे बनाइए और आसपास सबको दोस्त बनाइए, समावेशी इन्वायरमेंट आप क्रिएट कीजिए, क्योंकि इंक्लूजन शुरुआत होती है अपने परिवार से, स्वयं से। सो थैंक यू सो मच। हाय, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपका अपना चित्रसेन साहू। आज आप मुखातिब होने वाले हैं दुनिया के कुछ, जिसमें मैं भी शामिल हूं, सबसे आलसी व्यक्ति और थोड़ा एडवेंचरस भी हूं। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो 37 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद 5 मेजर सर्जरी और 13 दिन आईसीयू में था।
तब ये स्माइल वाली पिक्चर थी, थोड़ी ब्लर आ रही है ये। तो ये स्माइल फेस तब भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मेरे दोस्त अभिषेक की नज़र में मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि जिस दिन हॉस्पिटल में मैं पहला दिन जब एडमिट था, रात को मैं 11:30 बजे एडमिट हुआ और सुबह जब आँख खोला तो मेरे सबसे पहले सामने में अभिषेक था, जो इस साइड लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था जब मैं उसको देखा, मेरे अंदर इतने सारे द्वंद्व चल रहे थे, बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, मल्टीपल थॉट्स, और मुझे लग रहा था कि शायद जो हुआ है वो एक सपना है। मतलब जो हुआ है कल रात को वो एक सपना है और मैं आंख खोलने से डर रहा हूं। तो मैं बहुत डर रहा था कि आंख खोलूंगा तो मुझे रियलिटी फेस करना पड़ेगा, और मैं उम्मीद कर रहा था कि भगवान से प्रे कर रहा था कि एक सपना ही हो। पर जब मैं आंख खोला तो अभिषेक मेरे से 3 मीटर दूर राइट साइड में खड़ा था और वो काफी इमोशनल था। पर उसे देखते ही मेरे मुंह से एक हंसी निकली और पूछा मैंने, कैसा है यार करके। तो वो रोते हुए आईसीयू से बाहर चला गया। पर आज भी अभिषेक के नजर में जो मेरा स्माइलिंग चेहरा था, जो फेस करने का, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो किसी माउंटेन से भी ज्यादा है। तो जब माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रुस या और किसी पहाड़ की चढ़ने की बात होती है तो शायद सबसे बड़ा उपलब्धि मेरा यह है कि मैं तब भी हंस रहा था, आज भी हंस रहा हूं और हमेशा हंसते रहूंगा। मेरी नजर में जिंदगी हमेशा उतार चढ़ाव भरा है और मुझे लगता है कि कभी आप स्टेबल लाइफ कभी नहीं हो सकती आपकी। तो मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट आया था, और जब इस तरह की चीजें हो रही थी तो जब लोग मुझसे मिलने आते थे और फिर वो सवाल करते थे, तो सबसे पहला उनका जो तरीका होता है वो है काफी सिंपैथी का, कि क्या हो गया, भगवान ने क्या कर दिया, ये कितना प्यारा बच्चा था, इसके साथ क्या हो गया। तो उनकी नजर में ये बहुत अच्छी बात है कि वो पूछ रहे हैं और भगवान को कोस रहे हैं, जो मैंने आज तक कभी भगवान को कोसा नहीं कि उस दिन क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। मैं पूरे होशो हवास था, पर मैंने कभी भगवान से सवाल नहीं किया कि ये क्यों हुआ था। पर मेरी नजर में वो एक बहुत बोलना चाहिए कि एक डिप्रेसिंग थॉट था या डीमोटिवेटिंग थॉट था, या वो विचार था जो लोग मुझसे पूछते थे। और जब लोग ऐसे सवाल पूछते हैं आपको, तो उससे आप प्रेरित नहीं होते हैं आपको और आप उस जगह फिर से चले जाते हैं। आपको वही ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, आप वही प्लेटफॉर्म में होते हैं और वही सारे थॉट प्रोसेस से फिर से गुजरने लगते हैं आप, कि उस दिन क्या हुआ था। वही सारा चीज वही है, वही हॉस्पिटल, वही मेरे दोस्त यार, सब संघर्ष कर रहे हैं। तो जब लोग सवाल करते हैं तो हमारा थॉट ऐसे चलने लगता है कि हम उसी स्टेज में फिर से चले जाते हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है। जब हम ऐसे किसी व्यक्ति से मिले या किसी भी व्यक्ति से हम मिले, तो मुझे लगता है पहला आयाम या पहला अप्रोच जो होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिविटी का होना चाहिए, दोस्ती का होना चाहिए। अब दोस्ती का कैसे? किसी पर्सन को आप सबसे पहले रीच करते हैं तो वो क्या होना चाहिए? वो दोस्ती का होना चाहिए। क्या आपके कोई दोस्त ऐसे हैं जो जिसे आप पर्सन विद डिसेबिलिटी या अलग अलग लैंग्वेज में डिसेबल पर्सन बोलते हैं, पर जो यूएन नॉर्म्स है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी का है। उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी इसलिए है क्योंकि वो इंसान को पर्सन पहले मानता है, डिसेबिलिटी को बाद में मानता है। सो पर्सन विद डिसेबिलिटी। आपने कभी सुना है पैरालंपिक्स? पैरालंपिक्स में ओलंपिक एक टर्म है, उसके पहले है पैरा। तो पैरा का मतलब कई बार ये समझते हैं लोग कि व्हीलचेयर से होगा या डिसेबिलिटी से होगा, पर पैरा का मतलब है पैरेलल। तो जो यूएन नाम्स हैं या जो हमारे जो पैरालंपिक के नाम्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और उसमें आपने देखा होगा जब ओलंपिक्स कंप्लीट होता है उसके बाद पैरालंपिक्स होता है, तो वेन्यू सेम रहता है, ऑर्गेनाइजर भी सेम रहता है, उसके बाद आपके ये पैरालंपिक्स के इवेंट होते हैं। पर हमारे यहाँ जब नेशनल्स होता है तो वैसा नहीं होता, उसके लिए सेपरेट बॉडी बनी हुई है। तो पहले नेशनल एक जो डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए जो पैरालंपिक्स होता है, जो नेशनल होता है वो अलग होता है और वो अलग होता है, वेन्यू भी अलग अलग होता है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं। तो जब ये प्रोसेस से गुजर रहा था मैं, तो अराउंड फरवरी में मैंने पहली बार चलना स्टार्ट किया जयपुर लेक से, जो एक लाइट वेट प्रोसेस होता है, एक पाइप जैसे होता है जिसको मोल्ड करके बनाया जाता है। और उसके बाद जून 2015 में मैंने एक मॉडर्न आर्टिफिशियल लेक के साथ मैंने चलना स्टार्ट किया।
तो ये उसका एक इमेज है जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। दोनों बार जब मैं चलना स्टार्ट किया, जब पहली बार फरवरी में चलना स्टार्ट किया, तो जब मैं चल रहा था तो चलने के बाद मेरे पैर से खून निकल रहे थे और मुझे पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि जो लोअर लिम्ब होता है उसमें सेंसेशन कम होता है, तो लेग को वो काट रहा था क्योंकि हार्ड सरफेस होता है काफी। पर मैं चल रहा था और मुझे दिखा कि मेरे पैंट पूरा भीग गया है, नीचे लाल लाल दिख रहा है। पर मैं सोचा कि चलो यार अभी तो मजा आ रहा है, क्योंकि यार 8 महीना बाद जो बंदा बिस्तर में रहा है उसके लिए तो वो खड़े होना भी बड़ी बात है। तो मैं काफी खुश था कि उस दिन यार चलो खड़े होने का मौका मिला है, तो खड़े होना एक खुशी की बात थी। फिर धीरे धीरे चलना स्टार्ट किए, चलना खुशी की बात थी। फिर गिरे, फिर उठे, फिर चले, वो खुशी की बात थी। फिर धीरे से खुद को एफर्ट लगा के हम मॉडर्न असिस्टिव डिवाइस में हम गए। तो जून 2015 में ये स्टार्ट किया। जब जून में स्टार्ट किया तो उसमें पूरा लोड पड़ा। लोड पड़ने के बाद जब पूरे आपके लेग में लोड पड़ता है तो वो एक गुब्बारा जैसे हो गया था मेरा पैर, जो है जैसे गुब्बारा होली में हम खेलते हैं और पूरा कलर उसमें लगा होता है लाल लाल, वैसा हो जाता। तो बिल्कुल वैसे था। शाम को जब मैं इसको पैर को निकाला और देखा तो अगले दिन मुझे फिर वो उसको पंक्चर करके पूरा इंजेक्शन से निकालना पड़ रहा है। सो ये प्रोसेस था। फिर इंजरी एक पार्ट है मेरे लाइफ का, और इसी इंजरी के कारण मुझे बार बार फिर बिस्तर में जाना पड़ता है। इसलिए मैं बोला कि मैं सबसे आलसी व्यक्ति में से हूं। तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं 30 दिन तक के, महीनों तक के या हफ्तों तक के मैं एक ही बिस्तर में एक रूम में निकाल सकता हूं। मुझे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, मैं ऐसे ही खुश रह सकता हूं। तो ये एक प्रोसेस था जिससे मैं गुजरा। एक और चीज है जिसमें जो बोलना चीज जिसका एम्पुटेशन होता है उसको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो है फेंटम पेन। फेंटम पेन में क्या होता है, ऐसे अंग या ऐसे बॉडी पार्ट्स जो आपके शरीर में नहीं है उस पे आपको पेन होगा, उस पे आपको इचिंग होगा, उस पे आपको लगेगा जैसे किसी ने चाकू मार दिया है या करंट आ रहा है। या कई बार जब हम बिस्तर में सोए रहते हैं और सो के उठने के बाद हमें ध्यान नहीं रहता कई बार कि हमारे पैर नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा जो माइंड है, जो हमारा साइकोलॉजी है, वो ये सोचता है कि हम पहले ही पोजीशन में हैं। और सबसे खास बात, इस 10 साल के दौरान, 10 साल में अभी मुझे 3 महीना पहले पहली बार जो है एम्प्यूटेड लेग के साथ सपना आया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब इस 9.5 साल में मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि मैं आर्टिफिशियल लेग से चलता हूं। मुझे सपने एक नॉर्मल लेग्स के साथ आते हैं। मुझे सपने आते कि मेरे जो लोअर फुट है उसमें इंजरी हो गया है, या मैं दौड़ रहा हूं, या मैं भाग रहा हूं, या कूद रहा हूं, या क्रिकेट खेल रहा हूं। तो मुझे ऐसे सपने आते हैं। और फेंटम पेन जो है, कई लोग ये मानते हैं कि ये मेडिकल टर्म्स में तो ये है कि ये फिजिकल प्रॉब्लम है, पर कई बार ऐसे भी होता है कि ये साइकोलॉजिकल भी रहता है। मुझे इस प्रोसेस में बहुत कम रहना पड़ा, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर चुका था कहीं ना कहीं मेंटली कि मेरे साथ ये चीज हो चुका है, कहीं ना कहीं शायद मेरी गलती थी। और मैंने सबसे पहले भगवान से ये मांगा था कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो भगवान ने वो अपॉर्चुनिटी दे दी थी। जब सेकेंड डे जब आंख खोला मैंने, तो मुझे एहसास हो गया कि भगवान ने मुझे वो मौका दे दिया है। तो मैं फिर आगे बढ़ने के बारे में सोचा। अब आगे बढ़ने के बारे में सोचा तो सबसे पहले मुझे था कि एग्जाम्स की तैयारी करनी, आपको जॉब लगाना, नहीं तो फिर लोग सुना सुना के मार डालेंगे आपको कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तो पहला इनकाउंटर मेरा हुआ ऐसे जगह में जहां एग्जाम देने गया, जहां व्हील चेयर से एग्जाम देने गया। तो रैंप नहीं था वहां पे, और व्हील चेयर को मुझे 3-4 लोग उठा के ले जा रहे हैं, और मेरा जो सेंटर था वो फर्स्ट फ्लोर में दे दिया। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट मुझे सेंटर चेंज कराने में निकल गया कि ऊपर से नीचे लाओ, जबकि वो पहले से मेंशन था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो एक उसमें प्रायोरिटी देते हैं कि एग्जाम हमेशा नीचे सेंटर में दिया जाए। पर वो नहीं हुआ। स्टार्टिंग के 15 मिनट निकले, तब मुझे रियलाइज हो चुका था मैं किसी भी एग्जाम को शायद 1.5 घंटे से ज्यादा बैठ ना पाऊं, क्योंकि मैं उस टाइम पेन किलर्स लेता था, और पेन किलर्स भी 1-1.25 घंटे या 1.5 घंटे तक ही अधिकतम काम करता था। और उस टाइम भी जब मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया तब भी लेग सूखा नहीं था। तो ये मैंने स्टार्ट किया, तो ये बड़ा पार्ट मुझे समझ में आया, यार ये एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ी इशू है। और उसी कारण मैंने ये जो आज जितनी बातें मैं कर रहा हूँ या मैं जो बातें करने वाला हूँ वो उसी की देन है। जब मैं सेकेंड फेज ऑफ लाइफ आया, बोलना चाहिए कि मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है एक ऐसे सेगमेंट में जिसको मैं जानता नहीं था कल तक के, तो एक चैलेंज आता है। तो रिकवरी के लिए मैंने सबसे पहले योगा, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा माध्यम है आपको रिकवर करना है, तो
एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको आर्टिफिशियल लेग से चलना है, उसके लिए जो लेग का स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक दिन जब अपने रिहैब के उसमें प्रोसेस में था और एक और पेशेंट आया हुआ था और मैं ऐसे शू का लेस बांध रहा था, तो मैं अभी आराम से झुक जा रहा हूं दोनों पैर से, जबकि बायलैटरल एम्पुटी जिसके दोनों पैर नहीं है उसको ऐसे झुक